हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है इनसाइटफुल टीचिंग के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन रिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हम लोग पीवाईक्यूज देख रहे थे 5 इयर्स, जिसमें शेखावटी यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी या फिर बीकानेर यूनिवर्सिटीज के हम लोगों ने क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसमें हम लोग खास तौर पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं ताकि बच्चे एग्जाम्स टाइम पे, खास टाइम पे आराम से इन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन इजीली कर सके। तो हम लोग इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको यहाँ पे टैकल कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिंग के बेसिस पे कुछ जो थ्योरम्स है उन थ्योरम्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स। तो आज की हमारी फर्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट अ रिंग आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर इफ एंड ओनली इफ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। मतलब एक रिंग दे रखी है आपको, मान लो आपको कोई भी एक रिंग दी हुई है आर प्लस डॉट। तो ये रिंग जो है हमारे पास क्या होगी, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। ये रिंग जो है आपकी कैसी होगी, विदाउट जीरो डिवाइजर होगी इफ एंड ओनली इफ इसके अंदर हमारे पास क्या लगता हो, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता हो। कैंसिलेशन लॉ होल्ड मतलब कि अगर आपके पास AC इक्वल्स टू AB दिया हुआ है तो इंप्लाइज होगा कि C इक्वल्स टू B होना चाहिए। अगर कोई रिंग है, सबसे पहले हमें मान कर चलना है कि रिंग दे रखी है, अगर ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी तो डेफिनेटली इंप्लाई करेगा कि यहाँ पे हमारे पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड होगा। ठीक है, इसका उल्टा क्या करना है आपको, प्रूफ। अगर रिंग है और उसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है तो आपको ये प्रूफ करना है कि विदाउट जीरो डिवाइजर है ये। तो ठीक है, हम दोनों तरफ से इसका प्रूफ करेंगे। तो हम लोग पहले लेके चलते हैं कि हमारे पास रिंग जो है, पहले हम नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन में इसका जो प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है, प्रूफ करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर क्या मान के चल रहे हैं कि R प्लस डॉट जो हमारे पास है क्या है, वो एक रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है टू शो हमें क्या करना है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड। तो हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास R प्लस डॉट एक रिंग है जिसमें विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो लेट A, B, C belongs to R such that AB equals to AC। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि AB डॉट AC हमारे पास क्या है, इक्वल है। और क्योंकि कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है, एज इंप्लाइज A, B belongs to R implies that A plus B belongs to R होगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पे हमारे पास A प्लस B छोड़ो, इसको A ले लो कि A डॉट C बिलोंग करेगा R के अंदर, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ऐसे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। अब AC अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एडिटिव इनवर्स भी हमारे पास क्या बिलोंग करेगा, उसके अंदर R में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि R जो हमारे पास ये R के रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट का इनवर्स, क्योंकि R प्लस के लिए क्या बनाता है, अबेलियन ग्रुप बनाता है। अबेलियन ग्रुप का इनवर्स हमारे पास होना चाहिए, मतलब इसका एडिटिव ग्रुप, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, नेगेटिव साइन से। तो इसका नेगेटिव इनवर्स भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। अब इस एन एलिमेंट को मैं क्या कर दूं, यहां दोनों तरफ ऑपरेट कर दूं। तो मैं कह सकता हूं कि A डॉट B प्लस में माइनस ऑफ A डॉट C इक्वल्स टू A डॉट C प्लस में माइनस ऑफ A डॉट C। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको, दैट इज यहां पे पता है कि A डॉट B प्लस में माइनस ऑफ A डॉट C, और इसे लिख सकते हैं A डॉट C माइनस साइन बाहर ले लो A डॉट C। तो क्या मिला आपको, A डॉट C माइनस A डॉट C, मतलब इस एलिमेंट का इनवर्स यहां लिखा हुआ है, दैट इज हमें क्या मिल रहा है, एडिटिव इनवर्स। तो क्या मिलेगा, दूसरे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट। और यहां हम लोग देखने की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास माइनस ऑफ A डॉट C अगर लिखा होता है तो हम लोग उसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ A डॉट C, इस फॉर्मेट से भी लिख सकते हैं, या फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग A डॉट माइनस ऑफ C। इस एलिमेंट को हम लोग इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग A डॉट B प्लस में A डॉट माइनस ऑफ C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से इतना करने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि इन दोनों के अंदर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, रिंग है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, मतलब A को हम लोग यहां से कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या कॉमन निकालने पे क्या मिलेगा, A कॉमन निकाल लो, B माइनस का C इक्वल्स टू 0। यहां पे सबको समझ में आ गया। तो यहां से आगे हम लोग करते हैं, देखिए अब यहां के आगे हम लोग क्या दे रखा है हमें कि रिंग जो है वो हमारी कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। ठीक है, रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर। इस विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है कि इफ A डॉट B 0 हुआ तो इंप्लाइज होगा कि या तो A 0 होगा और B 0 होगा।
क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि दोनों जीरो नहीं होने पर हमारे पास रिंग विद जीरो डिवाइजर हो जाती। मतलब जब भी ए डॉट बी जीरो होगा तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर। हमें कंडीशन मिली है यहां से, हम लोग यहां से लेके चले कि ए डॉट बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो मिल गया। मतलब एक एलिमेंट ये दोनों का इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो इंप्लाइज करेगा हमारे पास है तो ए जीरो हो जाए और बी माइनस सी जीरो हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग लेके चले इफ ए इज नॉट जीरो, क्योंकि हमारे पास ए को जीरो लेने पे कैंसिलेशन लॉ का कुछ बनेगा ही नहीं। ए जीरो का मतलब क्या है, जीरो डॉट सी इक्वल्स टू जीरो डॉट बी, और जीरो डॉट बी जीरो दो हमेशा इक्वल होता है क्योंकि एलिमेंट जीरो इंटू जीरो, जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जीरो को इक्वल नहीं लेके चलेंगे। इंप्लाइज क्या होगा, आपके पास बी माइनस सी बनेगा यहां से, और यहाँ बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो से इंप्लाई क्या करेगा आपका बी इक्वल्स टू सी। मतलब क्या लग गया आपका, आपने लेके चला था ए डॉट ए बी इक्वल्स टू ए सी और आपको मिल क्या गया बी इक्वल्स टू सी। मतलब कि कैंसिलेशन लॉ दोनों तरफ से आप लोग ए को कैंसिल कर सकते हो जब रिंग हमारे पास कैसी हो, विदाउट जीरो डिवाइजर होती है तब। सिमिलरली हमें इसे प्रूव करना है, इसकी सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास रिंग जो है उसके ऊपर कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है तो वो रिंग हमारे पास कैसी बन जाती है, विदाउट जीरो डिवाइजर बन जाती है। मतलब ए डॉट बी जीरो होगा तो इंप्लाइज होगा ही होगा कि हमारे पास ए भी जीरो हो और या फिर बी जीरो हो। तो ये हमें यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम के अंदर इसके अंदर प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका कंक्लूजन हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। इसकी सफिशिएंट कंडीशन में क्या देना है हमें, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें बताना है सफिशिएंट कंडीशन। इसका प्रूफ करें अगर हम लोग तो लेके चलते हैं कि आर प्लस डॉट हमारे पास क्या है, एक रिंग है, इज अ रिंग। ठीक है, ये रिंग है। अब इस रिंग के अंदर हमारे पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है। मतलब कि जब भी ए सी और ए बी बराबर लिखे होंगे तो आप लोग वहां लिख दोगे बी इक्वल्स टू सी या फिर सी इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हम लेके चल रहे हैं लेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आर। एक ए में एक नॉन जीरो एलिमेंट है जो ए में बिलोंग करता है, सच दैट बी बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। मतलब आपको ये मिल गया क्योंकि आपको क्या लाना है, आपको लाना है विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए क्या होना चाहिए, ए डॉट बी को जीरो होना चाहिए, तभी तो आप लोग इंप्लाइज करोगे क्या तो ए जीरो है या बी जीरो है। तो आपने मान लिया कि ए और बी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ए डॉट बी जीरो होता है। नाउ वी नो दैट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट जीरो इक्वल्स टू जीरो। मतलब जीरो जो एलिमेंट होता है उसके साथ में किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। तो अब दोनों एलिमेंट हमारे पास इक्वल जीरो दे रहे हैं, तो इक्वेटिंग बोथ साइड, ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा आपको, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए डॉट जीरो। ठीक है, और साथ में क्या कह सकते हैं यहां से हमें कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर ए दो एलिमेंट्स बराबर है, मतलब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इधर से इसको काट दो तो क्या मिलेगा आपको सी इक्वल्स टू बी। तो ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो जाएगा, यहां से क्या मिलेगा आपको बी इक्वल्स टू सी। मतलब कि जब आपने ए को जीरो नहीं अज्यूम किया और उसके लिए ऐसा एलिमेंट अज्यूम किया जो कि ए डॉट बी जीरो देता है, तो आपने कंक्लूजन क्या निकला कि बी जीरो हो गया। मतलब इससे निकला कि अगर ए जीरो नहीं है और ए डॉट बी जीरो है, इंप्लाइज होगा कि बी को जीरो होना पड़ेगा। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि अगर बी जीरो नहीं होता और ए डॉट बी हमारे पास जीरो होता तो हम लोग ये प्रूफ कर देते कि ए हमारे पास जीरो है। इसी को रिवर्स कर देते हम लोग, यहाँ पे ए डॉट बी की जगह क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जीरो डॉट बी ले लेते और हमें मिल जाता ए डॉट बी इंटू जीरो डॉट बी। बी से बी कैंसिल कर लेते, ए से कैंसिल कर लेते, हमारे पास क्या मिल जाता, सिमिलर वे में बी इक्वल्स ए इक्वल्स टू जीरो मिल जाता। ठीक है, तो इन दोनों कंबाइन करके लिख सकते हैं कि इफ ए कॉमा ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर ए जीरो और बी इक्वल्स टू जीरो। अगर ए डॉट बी जीरो होता है और या फिर ए भी जीरो हो जाए या फिर बी जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या निकलता है कि रिंग हमारे पास कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। ये इजीली आपको सिंप्लीफिकेशन के साथ प्रूफ समझ में आया नहीं आया, आप लोग मुझे बताइएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी फाइनाइट। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड। मतलब कि हर एक इंटीग्रल डोमेन जो होती है वो क्या होती है, एक फील्ड होती है। सॉरी मैं गलत बोल गया, एवरी फील्ड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, एक इंटीग्रल डोमेन होती है, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी अ फील्ड। मतलब कि आपकी जो नेक्स्ट थ्योरम है दैट इज आपकी बोला गया कि हर एक फील्ड जो है आपके पास क्या है,
अगर आपके एक फील्ड ली है आपने तो इंप्लाइज करेगा कि वो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। बट इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी ये हमारे पास क्या बन जाए, फील्ड बन जाए। कभी कभी ये फील्ड बन जाएगी, कभी कभी ये फील्ड नहीं बनेगी। तो हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि अगर हमने फील्ड लिया है तो आपकी इंटीग्रल डोमेन बनेगी, बट कन्वर्स इसका जरूरी नहीं है कि हमारे पास सही हो। तो स्टेटमेंट मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। स्टेटमेंट है हमारे पास, प्रूव दैट एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग लेके चलते हैं इसके प्रूफ के लिए। प्रूफ हम लोग लेके चलते हैं इसका कि लेट आर प्लस डॉट बी अ फील्ड। हमें ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, फील्ड है। अब फील्ड है तो हमें पता है कि फील्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। फील्ड की प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी हमारे पास कोई एलिमेंट इसमें होगा तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में वो नॉन जीरो एलिमेंट अगर हुआ तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। सो लेट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू एफ, मतलब सॉरी आर। हम यहां पे मान के चलते हैं कि हमारे पास क्या है, वो एलिमेंट आर के अंदर है। नाउ ऑल्सो इंप्लाइज क्या होगा, यहां से इंप्लाइज कर जाएगा ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर। मतलब अगर हमारे पास ए नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे दिखाएंगे हम लोग, ए का इनवर्स दैट इज बिलोंग्स टू आर। नाउ टेक, हमें दिखाना है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए डॉट बी को जीरो लेके चल लो, या तो ए जीरो आ जाए या फिर बी जीरो आ जाए। दोनों में से एक जीरो आ गया मतलब कि विदाउट जीरो डिवाइजर है। और किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या चाहिए हमारे पास, कम्यूटेटिविटी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए। कम्यूटेटिविटी और हमारे पास यूनिटी एलिमेंट जो होता है वो किसके अंदर आता है, वो फील्ड के पास भी होता है। तो वहां से हमारे पास किस में चला जाएगा, इंटीग्रल डोमेन में चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कम्यूटेटिविटी और यूनिटी एलिमेंट है वो तो फील्ड का डायरेक्टली इसके अंदर चला जाएगा। लेकिन जो हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी है, वो डिवाइड जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी फील्ड के पास नहीं होती है। तो वो प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रल डोमेन के पास जाने के लिए हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो फील्ड में फील्ड बनती है उसके पास वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली होती ही है। वो डेफिनेशन में हम लोग दिखाते नहीं है पर वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर होती है। इसी वजह से हमारे पास एवरी फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारे पास लेट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो। हमने मान लिया कि ए डॉट बी क्या है, हमारे पास जीरो है। इंप्लाइज दैट दोनों तरफ ए इनवर्स को ऑपरेट कर दो। ए डॉट बी इक्वल्स टू में ए डॉट इनवर्स डॉट ए जीरो, सॉरी, ठीक है, ए इनवर्स डॉट जीरो। अब यहां से दोनों एसोसिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिविटी लॉ लगता है। तो यहां से क्या लग जाएगा, ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इक्वल्स टू, और जीरो के साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई हो तो क्या देगा, जीरो देगा। अब दोनों एलिमेंट क्या है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो क्या मिलेगा आपको, वन डॉट बी यूनिटी एलिमेंट है इसके अंदर, वेयर वन इज यूनिटी ऑफ आर। ठीक है, आर की क्या है, यूनिटी, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है इसके अंदर, यूनिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि फील्ड दे रखी है। फील्ड के पास कम्यूटेटिविटी भी है और यूनिटी एलिमेंट भी है। तो यहां से हमारे पास क्या मिल गया, b इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली वी कैन प्रूव a इक्वल्स टू जीरो इफ b इज नॉट जीरो। अगर हमारे पास इस सर्किट में मैंने b इज नॉट जीरो ले लिया होता तो मैं प्रूफ कर देता कि a हमारे पास जीरो है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे कंक्लूजन निकला कि इफ a इक्वल्स टू a डॉट b इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर, या तो हमारे पास a जीरो हो जाएगा और b इक्वल्स टू जीरो, विच इंप्लाइज हमारे पास क्या है, r प्लस डॉट इज विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। अब विदाउट जीरो डिवाइजर के साथ साथ हमारे पास क्या चाहिए, यूनिटी एलिमेंट चाहिए और हमारे कम्यूटेटिविटी चाहिए। तो वो दोनों को कहां से दिखाएंगे हम लोग, वो दोनों हम लोग दिखाएंगे, नाउ वी नो दैट r प्लस डॉट इज अ फील्ड which implies R have unity element and commutative for multiplication। तो इंप्लाइज क्या हो गया, दोनों प्रॉपर्टीज कहां से आ जाएंगी, विच इंप्लाइज R प्लस डॉट हमारे पास क्या करेगा, दो प्रॉपर्टी, तो ये यूनिटी वाली प्रॉपर्टी और ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यहां से फील्ड से उठा ली, और ये हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ करी, तीनों प्रॉपर्टीज उसने ले ली, और क्या बन गया, इंप्लाइज इज अ इंटीग्रल डोमेन। क्या बन गया, ये इंटीग्रल
डोमेन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं किसी भी फील्ड को इंटीग्रल डोमेन। अब इसका कन्वर्स हमें प्रूफ करना है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। हर एक इंटीग्रल डोमेन जो होती है वो हमारे पास फील्ड नहीं होती है, तो इसका कन्वर्स हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसका तो कन्वर्स देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। इसका कन्वर्स के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, कन्वर्स के लिए हम लोग लेके चलते हैं z प्लस डॉट। z प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। z प्लस डॉट हमारे पास क्या होती है कि इंटीग्रल डोमेन होती है, बट ओनली 1, -1 बिलोंग्स टू z हैव मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब कि सिर्फ इन दो एलिमेंट्स के पास ही इनवर्स एलिमेंट है, जैसे कि 1 के पास उसका इनवर्स एलिमेंट -1, -1 का इनवर्स एलिमेंट -1। लेकिन जैसे हम लोग 2 की बात करते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स कौन होता है 1/2, वो इसके पास नहीं है। 3 की बात करें तो हमारे पास 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा 1/3, वो इसके पास नहीं है। सिमिलर वे में -5 ले ले तो -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन बनेगा -1/5, वो भी इसके पास नहीं है। मतलब कि इस एलिमेंट रिंग के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही ऐसे एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसके पास है, और फील्ड बनने के लिए हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना जरूरी है। मतलब कि ये रिंग जो हमारे पास है ये इंटीग्रल डोमेन तो है बट फील्ड नहीं बन सकती। इंप्लाइज क्या हुआ कि हर एक इंटीग्रल डोमेन जो है वो एक फील्ड नहीं बन सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम लोग थ्योरम करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और बहुत ट्रिकी थ्योरम है, तो आपको इसे आराम से समझना पड़ेगा कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। हर एक फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, देखो अभी हमने प्रूफ किया कि हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बनती, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि एवरी इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, मतलब कि अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हुई, अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हुई तो वो डेफिनेटली क्या बन जाएगी एक फील्ड बन जाएगी। अभी हमने प्रूफ किया था कि एवरी इंटीग्रल फील्ड इज अ इंटीग्रल डोमेन, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट टू बी ए फील्ड। पर अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक नया थ्योरम आई है, वो थ्योरम क्या कह रही है कि अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हुई तो वो फील्ड बन जाएगी। मतलब कि हर एक तो नहीं बनती है, लेकिन जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट होंगी वो नेसेसरी तौर पर क्या बनेंगी फील्ड बनेंगी। तो हमारा स्टेटमेंट है थ्योरम का, प्रूव दैट finite commutative ring without zero divisor is a field. Prove that finite commutative ring with unity is a field. Finite commutative ring with unity किसकी डेफिनेशन होती है हमारे पास इंटीग्रल डोमेन की, विदाउट जीरो डिवाइजर चाहिए। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। दोनों स्टेटमेंट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास हमें बताना है कि फाइनाइट हमारे पास इंटीग्रल डोमेन जो है वो क्या बनती है हमारे पास फील्ड बनती है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, फील्ड बनने का मतलब क्या है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लेके चलते हैं प्रूफ इसका। देखो बहुत हम लोग आराम से करेंगे, इसको आसानी से करने की कोशिश करेंगे। लेट r प्लस डॉट बी अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दी हुई हमें इंटीग्रल डोमेन, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ r प्लस डॉट इज अ, क्या दे रखा हमें साथ में फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ, आपको दे रखा है। हम लोग इसे प्रूफ करते हैं इंटीग्रल डोमेन के केस में। इंटीग्रल डोमेन में तो हमारे पास यूनिटी एलिमेंट ऑलरेडी दिया रहता है, तो मैं एक बार इससे पहले ना इसका जनरल स्टेटमेंट जो है उसे करता हूं, फिर इंटीग्रल डोमेन वाला बताता हूं आपको। ठीक है, इसका जनरल स्टेटमेंट है आपके पास फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इंप्लाइज फील्ड। फिर इसके अंदर हम लोग यूनिटी एलिमेंट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी ये इंटीग्रल डोमेन बन जाएगी। मतलब पहले हम लोग अगर यूनिटी एलिमेंट नहीं होगा तो भी फील्ड बनेगी, ये प्रूफ करेंगे। और यूनिटी एलिमेंट अगर जुड़ जाता है तो और अच्छी बात है, तो हम लोग उसे थ्योरम के अंदर जो यूनिटी एलिमेंट प्रूफ करते हैं उस वाली चीज को वहां से हटा देंगे और वापस प्रूफ कर देंगे इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या बनती है एक फील्ड बनती है। मतलब कि अगर स्टेटमेंट थ्योरम का ये पूछे कि इंटीग्रल डोमेन हमारे पास फील्ड है, तो आप लोग चाहो तो वहां से वो आइडेंटिटी एलिमेंट शो करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोग वहां से हटा सकते हो। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि हमारे पास दिया हुआ है r प्लस डॉट बी अ रिंग। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है r इज कॉम्यूटेटिव एंड
विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो अब हम लोग लेके चल रहे हैं, हमें प्रूफ करना है कि फिल्ड है। तो अगर ये फाइनाइट है मतलब इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। सो लेट कार्डिनलिटी ऑफ आर इक्वल्स टू एन। हमने बोल दिया कि इसके पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आर एलिमेंट्स हैं, विच इंप्लाइज आर में कैसे एलिमेंट होंगे, एक्स। मान लो हम लोगों ने इसका नाम दिया A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, कहां तक, AN तक नाम दिया। ये सारे हमारे पास आर के एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि रिंग है तो ये एलिमेंट्स हो गए। नाउ लेट x बिलोंग्स टू R सच दैट x इज नॉन जीरो। मतलब क्योंकि रिंग है तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इनमें से कोई एक एलिमेंट जीरो भी होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इसमें से एक ऐसा एलिमेंट चूज किया इस R में से, इन्हीं एलिमेंट्स में से जो कि जीरो नहीं है। आपने कोई भी एलिमेंट रैंडम उठाया होगा, आपने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट इनमें से उठाया, उसका नाम रख दिया आपने x। ठीक है, मान लो आपने x के a के उठाया, उसका आपने नाम, नया नाम दे दिया, क्या दे दिया, x। और कंडीशन क्या है कि वो जो एलिमेंट आपने उठाया है वो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ इंप्लाइज दैट कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट, कंस्ट्रक्ट अ न्यू सेट। आपने क्या किया, एक नया सेट बनाया, कौन सा वाला, आपने किया XAL, XA1, XA2, XA3 एंड XA4 अप टू सो ऑन XAN। मतलब इस x को सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नॉन जीरो है तो सारे एलिमेंट जीरो तो हुए नहीं, कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल गए। अब ये जो नए एलिमेंट मिले हैं, ये एलिमेंट हमारे पास वापस मिलेंगे इसके ही, क्योंकि रिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो जब भी किसी रिंग के एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो नए जो एलिमेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो रिंग के एलिमेंट बनेंगे। अब ये तो हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास आर के हैं, तो हमें ये नहीं पता कि क्या ये एलिमेंट सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स बने या नहीं बने। क्या पता x को किसी A2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, x को किसी A5 के साथ मल्टीप्लाई करने पे सेम एलिमेंट मिल गया हो, तो वो हम लोग चेक करेंगे। तो लेट इफ पॉसिबल XAL is equals to XAM such that L is not equals to M। हमने दो एलिमेंट माने, क्योंकि L और M इक्वल नहीं होंगे तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमने बोल दिया कि x को उन दो एलिमेंट जो इक्वल नहीं थे उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो दोनों इक्वल हो गए, तो हमें क्या मिलता है, तो देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं इंप्लाइज XAL इज इक्वल्स टू XAM मिल गया हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इन दो माइनस ऑफ XAM को मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कर देंगे XAL माइनस का XAL इक्वल्स टू में x डॉट AM माइनस का x डॉट AM। ठीक है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारे पास सबके पास होगा, तो यहां से मिल जाएगा दिस एलिमेंट गिव्स अस जीरो एंड दिस, इन दोनों से क्या कर लो आप लोग, x को कॉमन निकाल लो, AL सॉरी ये M था माइनस का AM इक्वल्स टू आपका क्या मिलेगा यहाँ पे जीरो। इतना समझ में आ गया। अब यहां से हम लोग आगे काम करते हैं, हमारा देखो यहां से में क्या मिल रहा है, XAL माइनस का AM इक्वल्स टू जीरो। अब हमें पता है कि रिंग हमारे पास कैसी है, विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब जब दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो होगा तो दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा। इंप्लाइज आइदर x इक्वल्स टू जीरो और AL माइनस का AM इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से क्या पता चल गया कि XA जीरो है, x तो हम लोग लेके चले थे नॉन जीरो है, इंप्लाइज क्या हुआ, एज x इज नॉन जीरो इंप्लाइज क्या हुआ कि AL माइनस AM को ही जीरो होना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट जीरो होने का मतलब क्या है, इंप्लाइज होगा कि AL इक्वल्स टू AM सच दैट L इज नॉट इक्वल्स टू M। मतलब कि ये दोनों अगर इक्वल हुए तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में उस AL और XM को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी दोनों इक्वल है, वरना ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है। मतलब ये सारे एलिमेंट जब हमने बनाए हैं कैसे हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, और डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने के जैसे कैसे बन गए, ये सारे एलिमेंट हमारे पास किसके बराबर बन गए, R के बराबर बन गए। जो R का जो सेट हम लोगों ने बोला था उस R के बराबर बन गए, और R का सेट किसके बराबर था, XA1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN के बराबर हो गए। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एलिमेंट भी R को बता रहे हैं, ये एलिमेंट भी R को बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन एलिमेंट में से जो हमने कहीं x को चुना था वो एलिमेंट किसी इन्हीं एलिमेंट में से बना होगा, किसी एक एलिमेंट के बराबर हो रहा होगा, क्योंकि x हमने इन्हीं में से किसी एक एलिमेंट का नाम रखा था।
अब जब ये एलिमेंट ही यहाँ लिखे हुए हैं, बस इनको जगह बदल दी गई है इनकी, और इनका दिखने का तरीका बदल दिया गया, मतलब ऐसे मान लो कि अलग कॉस्ट्यूम पहना के बिठा दिया, यहाँ इन लोगों ने पैंट शर्ट पहनी थी, यहाँ इन्होंने कोट पैंट पहन लिया और इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक्स एलिमेंट जो है वो भी तो किसी न किसी के इक्वल होगा। तो हमने रैंडमली मान लिया लेट एक्स हमारे पास किसके बराबर होगा, किसी एलिमेंट एक्स ए आई के बराबर होगा, ठीक है। वेयर आई बिलोंग्स टू हमारे पास 1 to n, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, फिक्स्ड नंबर, कोई भी आई नंबर हमारे पास 1 to n के अंदर एक फिक्स्ड नंबर हो सकता है। तो अब ये x हमारे पास xi के बराबर हुआ, तो इंप्लाइज, क्योंकि हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी लॉ लगता है, इंप्लाइज क्या होगा कि x हमारे पास ai xi के बराबर भी होगा, क्योंकि x हमारे पास x ai के बराबर है, तो इंप्लाइज ai x के बराबर भी होगा। ये इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब तो ये हुआ कि ai एलिमेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे x ही मिल गया, मतलब ai क्या है इसके रिस्पेक्ट में, आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिमिलरली यहां भी ai को x पे ऑपरेट किया तो आपको x ही मिला, मतलब ai इस x के रिस्पेक्ट में क्या काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से x इक्वल्स टू ए आई एक्स और x डॉट ए आई, तो यहां से हमारे पास ये पता चल रहा है कि AI जो है हमें एक इंट्यूशन दे रहा है, मतलब एक संभावना प्रोड्यूस कर रहा है कि हमारे पास AI क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि हमारे पास फील्ड चाहिए, तो फील्ड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट तो चाहिए होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए हमने सोचा कि इस AI को चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट y बिलोंग्स टू r। अब हमने क्या किया, उस r में से एक y को एज्यूम कर लिया, जैसे x को एज्यूम किया था वैसे y एज्यूम कर लिया, दूसरा के नंबर। अब वो दूसरा नंबर हमारे पास जो है वो फिर से किसके बराबर होगा, वो y हमारे पास किसी और दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, सच दैट y किसके बराबर होगा, x डॉट a n के बराबर होगा, n तो नहीं बोल सकते हम लोग, a के बराबर होगा, ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब इसके बराबर होने का मतलब क्या है, अब कम्यूटेट भी करता है, इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ए के इंटू एक्स, ठीक है। और इस x के स्थान में मैं क्या लिख दूं, इस x के स्थान में लिख दूं मैं दैट इज ai डॉट x, ये वाला एलिमेंट लिख दूं, इस x के स्थान में लिख दूं ये वाला एलिमेंट दैट इज y इक्वल्स टू में a के डॉट, यहां लिख दूं यहां पे मैं एलिमेंट, जैसे मुझे मिलेगा यहां से मिल जाएगा आपको x ai, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x ai मिल जाएगा, देखो, ठीक है। इस x के स्थान में रिप्लेस कर दिया मैंने x ai। अब a के x की वैल्यू कितनी थी, y थी, तो इसको रिप्लेस कर दो वापस से, इस एलिमेंट से रिप्लेस कर दो y, तो क्या मिला y इक्वल्स टू ai, ठीक है। और दोनों एलिमेंट हमारे पास r के एलिमेंट है और r कम्यूटेटिव है, तो इसका मतलब क्या निकला, ai डॉट y भी मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या मिला, ऐसे दिखने वाला एलिमेंट सभी के लिए काम करा, जबकि y मैंने रैंडम एलिमेंट उठाया था, मतलब कि ये जो ai एलिमेंट है ये सभी एलिमेंट के लिए क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है। इंप्लाइज ai इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, और इसे हम लोग किसे डिनोट करेंगे, 1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे पास ai जो है वो क्या बन गया है, 1 बन गया है, इंप्लाइज हमारे पास ai इक्वल्स टू 1 बन गया, ठीक है। अब ai 1 बन गया, मतलब कि हमारे पास हमने तो लिया था, इस ai की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे हम लोग, x इक्वल्स टू 1 डॉट x इक्वल्स टू में x डॉट 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो 1 के साथ ऑपरेट करने पे ये एलिमेंट्स दे रहा है। अब हमने कहा था कि x एलिमेंट, तो हमने ऐसा कोई रैंडम एलिमेंट माना था जो कि नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है आपको, एक ऐसे एलिमेंट से ऑपरेट करने पे हमेशा आपको दूसरा एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि जब भी कोई एलिमेंट आपको देगा, अब कोई ना कोई एलिमेंट, इसको मिटा दूं मैं, इसे मिटाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो यहां से मुझे मिल गया ये कंडीशन, तो ये कंडीशन मैं यहां रिपीट करके लिख लेता हूं कि x इक्वल्स टू 1 डॉट x इक्वल्स टू में x डॉट 1, ये मुझे मिल गया, मतलब x खुद से ही मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 भी तो कभी ना कभी मिलेगा। नाउ a बिलोंग्स टू हमारे पास, मान लो कि a के बिलोंग्स टू r सच दैट x डॉट a के इक्वल्स टू 1 भी तो देगा कभी ना कभी हमें, क्योंकि 1 एलिमेंट जो था वो किसके बराबर था, ai के बराबर था, और ai जो एलिमेंट था वो किसमें था, r के एलिमेंट कौन थे हमारे पास, a1 a2 a3 a4 अप टू an, और यहां से हमने कोई ai एलिमेंट उठाया था। तो अब जब x एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ a के से मल्टीप्लाई किया हो गया होगा, तब ये ai भी तो मिलना चाहिए। ये ai की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, 1 निकली थी, कि हमने देखा था कि ai हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया, तो उसका नाम दे दिया हम लोगों ने यूनिट एलिमेंट।
मतलब कि ये एलिमेंट हमारे पास क्या बन गया है, यूनिट एलिमेंट। मतलब ये AK जो है वो क्या बन गया, दिस AK इज द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये एलिमेंट क्या दे रहा है हमें, यूनिटी एलिमेंट दे रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट में क्या दे रहा है, यूनिट एलिमेंट दे रहा है। कैसे दे रहा है यूनिट एलिमेंट, क्योंकि ये AI एलिमेंट दे रहा है। अब मान लो कि ये AI देता है और AI किसके बराबर है हमारे पास, 1 के बराबर है। 1 का मतलब है कि यूनिटी एलिमेंट हमारे पास, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं ना E, वैसे हमारे पास 1 को लिखा हम लोगों ने E। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो तो ऐसे समझो, देखो कि यहां से हमारे पास क्या मिला कि हमने ये एलिमेंट चूज किए थे, उसमें से कोई x एलिमेंट को लिखा, फिर दोबारा हम लोगों ने इन एलिमेंट्स को लिखा इस तरीके से xa1 xa2 एंड सो ऑन xan लिखा। अब ये हमने यहां से एलिमेंट माना कोई AK, इसमें से कोई एलिमेंट माना AK, उस एलिमेंट को हम लोगों ने x से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे कोई एलिमेंट मिला होगा xak आपको मिला होगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहां पे एक एलिमेंट और माना था AI, जिससे आपने x को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि वो AI यहां भी तो कहीं होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि ये AI देने के लिए कोई एलिमेंट इधर भी तो प्रेजेंट होना चाहिए इस रो के अंदर, क्योंकि ये एलिमेंट यहां प्रेजेंट है। ठीक है, ये एलिमेंट AI यहां पे प्रेजेंट है, तो इस रो में भी तो कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए जो इस AI को देता हो। वो कौन एलिमेंट हमारे पास, AK के साथ मल्टीप्लाई होकर के x क्या देता है, उस AI को देता है। और उस AI का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है नया, यूनिटी होने की वजह से उसका नाम रख दिया हम लोगों ने 1। ठीक है, तो क्या मिल गया, x डॉट AK इक्वल्स टू 1। और क्योंकि कॉम्यूटेट करते हैं एलिमेंट आपस में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग AK डॉट x। इसका मतलब क्या निकला कंक्लूजन, इसका मतलब निकला कि x को किसी ऐसे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया मैंने जो कि मुझे क्या दे रहा है, यूनिटी एलिमेंट दे रहा है। मतलब x का ये क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, सिमिलर वे में दोनों तरफ से मिल रहा है, इंप्लाइज क्या हुआ कि AK इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x। और x क्या था हमारे पास, नॉन जीरो बिलोंग्स टू r, और हमने x को लिया था आर्बिट्री एलिमेंट, मतलब वो यहां से कोई भी एलिमेंट उठाया गया था। तो इंप्लाइज दे फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x इनवर्स बिलोंग्स टू r फॉर x नॉन इक्वल्स टू 0। मतलब कि सभी x हमारे पास जो है r में होंगे, उन सभी के लिए x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि AK एग्जिस्ट कर रहा है, इस AK को हम लोग क्या बोलेंगे, इस AK को बोलेंगे हम लोग x इनवर्स। ठीक है, इस AK को हम लोग क्या बोलेंगे, x इनवर्स बोलेंगे। मतलब AK ऐसा जरूर होगा सभी नॉन जीरो x के लिए। मतलब क्या बन गया, r प्लस डॉट हमारे पास क्या बन गई है, इज अ फील्ड। अब इसका इसी थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट आता है आपके पास, यहां से आपने जो कम्यूटेटिविटी उठाई है ना, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, विद यूनिटी। मतलब यहां पे एक साथ में और जोड़ देते हैं, एंड यूनिटी। मतलब जैसे इसके पास यूनिटी आई तो ये बन गई हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर। तो ये जो चीजें मिलकर के क्या बना दी इसने, ये सारी चीजें मिलकर बना दी इसने एक इंटीग्रल डोमेन। तो आपके पास बोला जाता है स्टेटमेंट इसका दूसरा आता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज फील्ड। ये दूसरा स्टेटमेंट आता है आपके पास। उस केस में क्या करना है आपको, जो आपने यहां पे AI माना था और आपने आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ किया था, मतलब कि ये वाली जो प्रोसेस प्रूफ की थी ना आइडेंटिटी एलिमेंट वाली, ये वाला प्रोसेस प्रूफ नहीं करना आपको। क्यों नहीं प्रूफ करना, कि उसने ऑलरेडी दिया इंटीग्रल डोमेन है, यूनिटी ऑलरेडी उसके पास प्रेजेंट है, तो आपको दिखाने की जरूरत है नहीं कि उसके पास इंटीग्रल डोमेन है। तो चाहो तो आप लोग दोनों में अगर सेम भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और आप उस जब ये वाली थ्योरम पूछी जाएगी तो आप इस थ्योरम के अंदर अगर आप लोग यूनिटी एलिमेंट जब हमने प्रूफ किया था, AI प्रूफ किया था ना, यूनिटी एलिमेंट बनता है उसका, दोनों तरफ कम्यूटेट करा, y को AI के साथ मल्टीप्लाई किया, वो वाला स्टेटमेंट आप लोग छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरम। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिंग क्या होती है, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसकी एक थ्योरम है छोटी सी, उस थ्योरम को करते हैं। सबसे ट्रिकी थ्योरम थी जो हम लोगों ने ये कर ली, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो काफी इजी थ्योरम है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग या फिर इंटीग्रल डोमेन, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कहलाते हैं कि अगर r प्लस डॉट, मान लो एक पहले मान लेते हैं हम लोग रिंग है या फिर एक इंटीग्रल डोमेन है, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, रिंग मान लो या फिर इंटीग्रल डोमेन मान लो, कोई भी मान सकते हो। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n बिलोंग्स टू z प्लस, एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए सच दैट
कि n डॉट a इक्वल n डॉट 1, मतलब कि n डॉट 1 इक्वल टू 0 वेयर 1 इज यूनिटी। मतलब कि 1 जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए रिंग का या फिर इंटीग्रल डोमेन का, और उस 1 एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 0 एलिमेंट मिल जाए। किसका मतलब, देखो यूनिटी एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। उस मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर के साथ, ठीक है, मतलब उसे कितनी बार खुद से ऑपरेट करा जाए कि मुझे क्या मिल जाए, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, दैट इज 0 एलिमेंट मिल जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, Z7 प्लस डॉट, हमारे पास ये हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है। तो अगर इसमें मुझे पता है कि 1 जो होता है मेरे पास क्या बनता है, 1 इज यहां पे हमारे पास Z7 है वो कैसी होगी, Z7 होगी मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6, इतनी चीजें होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास 1 एलिमेंट है ये बनता है हमारे पास यूनिटी। यहाँ पे हमारे पास 1 को ही इक्वल्स टू 1 हो जाता है, मतलब यूनिटी का 1 इस 1 के बराबर हो गया, ठीक है। अब इस 1 को मैं कितनी बार ऐड करूं खुद के साथ, मल्टीप्लाई करूं खुद के साथ कि मुझे क्या मिल जाए, मुझे ऑपरेट करना है 1 को कितने साथ खुद से मल्टीप्लाई करूं। तो मुझे इस 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 1 को अगर मैं 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं खुद से ही, तो मुझे क्या 7 टाइम्स ऐड करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज मुझे मिलेगा हमारे पास 7 टाइम्स। 7 टाइम्स ऐड करते मुझे क्या मिलेगा, जैसे 7 मिल गया, 7 मॉडुलस लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, उसका रिमाइंडर क्या बचेगा 0, तो वो एलिमेंट आ जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो n.1, दैट इज आपके पास जो प्लस ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में काम करता है ये, तो आपको 0 एलिमेंट मिल जाता है, ऑपरेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे पास कहलाती है उसकी, मतलब उस यूनिट एलिमेंट को कितनी बार एडिशन ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया जाए कि मतलब उसका कितना ऑर्डर हमारे पास होगा जो उसको 0 एलिमेंट दे देगा, ठीक है, वो कहलाता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग या फिर इंटीग्रल डोमेन। तो इसके बाद हम लोग थ्योरम करते हैं। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग थ्योरम है और काफी इजी सी थ्योरम है, समझिएगा। हमें थ्योरम दी हुई है एक, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। जब आपको ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता n जिसके लिए वो 0 मिल जाए तो उसे आप लोग बोलते हो कि n इक्वल टू 0, मतलब है फिर इन्फिनिटी, तो वो कहलाती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें इसे प्रूव करना है कि अगर एक इंटीग्रल डोमेन है हमारे पास, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। मतलब अगर आपने एक इंटीग्रल डोमेन ली है, r प्लस डॉट आपके पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होगी r की, या तो वो 0 होगी या फिर वो प्राइम नंबर होगा। 0 होने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई n मिला ही नहीं जिसको यूनिट एलिमेंट के साथ बार बार ऐड करने पे आपको 0 एलिमेंट मिल गया, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं उसको कि ऐसा कोई पॉसिबल n नहीं मिला, इसलिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी भी बोलते हैं 0 की जगह पे। पी मतलब कि किसी पी मतलब 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर टाइम्स को ऐड किया खुद से और हमें 0 मिल गया, तो वो हो गई हमारे पास प्राइम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक मिल गई, हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग लेके चलते हैं प्रूफ के लिए कि r प्लस डॉट हमारे पास क्या है, इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन है मतलब हमारे पास ये यूनिटी है, इसके पास कॉम्यूटेटिविटी है, इसके पास, और विदाउट जीरो डिवाइजर है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी होती है, इंटीग्रल डोमेन की होती है, तीनों चीजें इसके पास हैं। नाउ लेट a नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 0। अगर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका हमारे पास नॉट जीरो लेकिन उसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 0 है, तो देखो इसका ऑर्डर 0 होने का मतलब क्या है कि 0 को टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया और 0 मिल गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि a को कितनी बार ऐड नहीं किया और 0 मिल गया, तो वो एलिमेंट क्या हो गया, उसका 0 ऑर्डर होने का मतलब क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 हो गई। अगर ये हुआ तो इंप्लाइज हो जाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ r इक्वल्स टू क्या हो जाएगी हमारे पास 0। नाउ इफ a is not equals to 0 such and order of a equals to p, then we have to show that p यहां पे हमारे पास कोई भी फाइनाइट नंबर है, ठीक है, then we have to show that p is prime। हमें यह दिखाना है कि p जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, तो हम लोग इसका क्या मान लेते हैं, उल्टा मान लेते हैं कि लेट इफ पॉसिबल p इज नॉट प्राइम, p इज नॉट प्राइम, मतलब कि p हमारे पास अभाज्य संख्या नहीं है। अगर p प्राइम नहीं है मतलब कि वो किसी दो ऐसे नंबर के प्राइम फैक्टर्स में टूट सकता है, जैसे मान लो 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो वो 2 और 3 प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में टूट सकता है, 10,
तो वो 2 और 5 प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में टूट सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन प्राइम नंबर जो होता है वो हमेशा 2 प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं सो इंप्लाइज दैट P कैन बी रिटन एज P1 डॉट P2 वेयर P1 और P2 दोनों हमारे पास क्या नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकते, क्योंकि 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता, और दोनों हमारे पास P1 भी P से छोटा होगा और P2 भी हमारे पास क्या होगा, P से छोटा होगा। ठीक है, नाउ एज A इज नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट A अगर हमारे पास 0 नहीं है तो इंप्लाइज क्या होगा, हमारे पास A डॉट A इज नॉट 0। ठीक है, A अगर हमारे पास 0 नहीं है तो A डॉट A भी क्या नहीं मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा। नहीं, इफ एज A इज 0, आप लोग मान लो कि नाउ एज इफ आपने कहा कि A 0 है, मतलब A अगर 0 है तो इंप्लाइज क्या होगा, A डॉट A इक्वल टू 0 देगा आपको। एक सेकेंड, A स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज नहीं, A इज नॉट 0 मतलब कि A इज नॉट 0। ठीक है, नाउ दैट इज इंप्लाइज क्या होगा, यहां से A स्क्वायर इज नॉट 0 मतलब A स्क्वायर भी 0 नंबर एलिमेंट नहीं है। नाउ एज ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू P विच इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू P, मतलब कि हमें पता है कि 2 और P, मतलब 2 एक प्राइम नंबर है, अगर P हमारे पास एक नॉन प्राइम नंबर है तो इसका मतलब वो 2 नहीं हो सकता, और वो प्राइम नंबर के साथ क्या रखेगा, उसका जीसीडी हमेशा 1 रहेगा। इंप्लाइज दैट सच दैट जीसीडी ऑफ 2 एंड P हमेशा क्या होगा, आपके पास 1 मिलेगा। अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो हमारे पास उसका मतलब क्या हुआ कि उसका भी क्या मिलेगा आपको, कि वो उसका ऑर्डर भी P मिलेगा। अब इसका ऑर्डर P है, इंप्लाइज क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ, यहां से मैं लिख देता हूं ऊपर की तरफ कि हमारे पास इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू P होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ A स्क्वायर कैन बी रिटन एज P1, या फिर इसे लिख सकते हो आप लोग, इसका मतलब दैट इज P टाइम्स ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही मिलेगा आपको। किसी एलिमेंट का ऑर्डर होने का मतलब क्या होता है कि उतने टाइम उस एलिमेंट को ऑपरेट करने पे क्या मिल गया, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन A स्क्वायर इक्वल्स टू 0। कितनी टाइम्स किया आपने, ये P टाइम्स किया, तभी आपको मिला। ठीक है, अब हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं, आगे देखिए। अब यहां से हम लोग बोल रहे हैं कि इंप्लाइज, इसमें इसे तोड़ दूं, दैट इज P टाइम्स ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को मैं तोड़ दूं, P लिख दूं P1 P2 A स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में लिख दूं। और यहां से मैं क्या लिख दूं इसको, दैट इज यहां लिख दूं मैं P1 P2 टाइम्स ऑफ A इंटू A स्क्वायर, दैट इज मेरे पास क्या मिल रहा है, इसे लिख सकता हूं मैं, दैट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P1 P2 टाइम्स इक्वल्स टू 0, मतलब इसको मैं 2 बार तोड़ के लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो P1 टाइम्स मैंने एक जगह रख लिया और P1 टाइम्स मैंने एक जगह रख लिया, दोनों नंबर्स को एक जगह रख लिया, तो मतलब लिख सकता हूं P1 टाइम्स ऑफ A, यहां से लिख दूं मैं इसको P1 टाइम्स ऑफ A और P1 2 टाइम्स ऑफ A इक्वल्स टू 0, लिख सकता हूं इसको। देखो ये जितने भी A थे इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिए एक बार, और उसमें से P कॉमन निकाल लिया, फिर जो बच गए वो भी P2 थे हमारे पास, उतने थे तो उनको मैंने लिख दिया P। तो ये मेरे पास हो गया, हमारे पास P1 A टाइम्स P2 A टाइम्स। अगर इसको ऐसे कंफ्यूजन लग रहा था ऐसे समझ लीजिए आप लोग, यहां से जो हमने लिखा था इसे लिख दिया हमने P1 P2 A स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहां लिख दो P1 P2 A इंटू A इक्वल्स टू 0, और क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है, कॉम्यूटेटिव है, तो लिख सकते हैं P1 A P2 A, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या मिल गया आपको, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये इक्वल टू 0 दे रहा है, और क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। इंप्लाइज आइदर P1 A इक्वल टू 0 और P2 A इक्वल टू 0। इफ P1 A इक्वल टू 0 इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू P1 विच इज लेस देन P, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि P से छोटा ऑर्डर तो पॉसिबल नहीं हो सकता। Similarly, if P2A equals to 0 implies that order of A equals to P2 which is less than P, फिर से contradiction, मतलब कि दोनों ही केसेस में contradiction आ रहा है, मतलब हमने जो कंक्लूजन माना था कि P एक प्राइम नंबर नहीं है वो गलत हो गया। इंप्लाइज क्या हो गया, इंप्लाइज P इज अ प्राइम नंबर, मतलब कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ A क्या मिल गया, आपको प्राइम नंबर मिल गया। इंप्लाइज P टाइम्स ऑफ A क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो इंप्लाइज हो गया यहां से आपका, दैट इज कहने का मतलब क्या हुआ कि इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या हो गई आपके पास, या तो 0 हो गई या फिर P हो गई। ठीक है,
तो यहाँ से इसके हिसाब से हमारे सारी थ्योरम्स हमने कर दी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सब रिंग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब फील्ड और सब इंटीग्रल डोमेन तो हमारे पास है नहीं, उसके बाद हम लोग आइडल्स वगैरह पढ़ने चाहेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग आपसे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।